अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चे आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 जितने भी लेक्चर्स आप अटेंड करते जाएंगे उनको साथ साथ आपने लर्न करना है और उसके बाद आपने रिटन रजिस्टर पे एज अ होमवर्क वो कंप्लीट करना है। जी बच्चे, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रॉकेट पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए आपको एक रॉकेट नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए ये है कंबशन चैम्बर और ये है लिक्विड ऑक्सीजन और फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन। ये हमें पूरा ये दिखाया है, फ्यूल एंड ऑक्सीजन मिक्स इन द कंबशन चैम्बर। यहाँ पे कंबशन चैम्बर में फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं। हॉट गैसेस एग्जॉस्ट आर द चैम्बर at a very high velocity. The gain in momentum of the gas equal the gain in momentum of the rocket. ठीक है, जो गेन इन मोमेंटम गैस का होगा वो इक्वल हो जाएगा गेन इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट के। द गैस एंड रॉकेट पुश अगेंस्ट ईच अदर। तो जो गैस होगी और रॉकेट एक दूसरे के अगेंस्ट, जैसे हम यहाँ पे गैस इजेक्ट होगी डाउनवर्ड गैस इजेक्ट होगी, ठीक है, और अपवर्ड रॉकेट जो है यहाँ पे वो अपवर्ड मूव करेगा। तो ये इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। द गैस एंड रॉकेट पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। गैस डाउनवर्ड मूव करेगी और रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे हमारे पास ये इसके एक्सेलरेशन की क्वेश्चन है। ए एक्सेलरेशन, एम इज़ द मास एंड वी इज़ द वेलोसिटी एंड एम इज़ द टोटल मास ऑफ द रॉकेट, ठीक है। अब आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बच्चे रॉकेट पॉपुलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है और फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हैं, ठीक है बच्चे। जी, अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन इज़ दैट हाउ इज़ रॉकेट प्रोपेल्ड इन स्पेस, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट पॉपुलेशन में देखें कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है। मोशन ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक तो ये रॉकेट बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये मैंने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी गैस की और रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा। दिस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन opposite direction. This is called Newton third law. So this rocket move according to Newton third law of motion and or this is based on the law of conservation of momentum. Propulsion में देखें, rocket moves up by ejecting burning gas from its rear part of engine. रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा अपनी गैसेस को इजेक्ट करके अपने रियर पार्ट ऑफ इंजन से। वैन फ्यूल इज़ बर्न, जब ईंधन जलेगा, इट टर्न टू हाई प्रेशर गैस। तो ये टर्न टू हाई प्रेशर गैस, जब जलेगा तो गैस इजेक्ट होगी हाई प्रेशर की। तो दीज गैसेस कम आउट फ्रॉम द इंजन विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो ये गैसेस इंजन से हाई वेलोसिटी के साथ बाहर आएंगी। द रॉकेट गेन मोमेंटम, रॉकेट मोमेंटम गेन करेगा इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैस। जो गैस एक्सपेल्ड हुई है उसके मोमेंटम के इक्वल रॉकेट मोमेंटम गेन करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। रॉकेट कंटिन्यू टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम। रॉकेट इस तरह से मुसलसल मोमेंटम गेन करेगा एज लॉन्ग एज इंजन ऑफ द रॉकेट कंटिन्यू टू एक्सपेल गैस। जैसे कि रॉकेट का इंजन मुसलसल गैस को एक्सपेल करता जाएगा। सो द स्पीड ऑफ रॉकेट गोज एंड इंक्रीजिंग। तो रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाएगी एज लॉन्ग एज द इंजन आर ऑपरेटिंग। जैसे कि इंजन ऑपरेट करता जाएगा और तो रॉकेट भी अपवर्ड मूव करता जाएगा, उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये है पॉपुलेशन का। फ्यूल ऑफ द रॉकेट, मतलब जो रॉकेट का फ्यूल वो क्या होता है। फ्यूल इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड एंड ऑक्सीजन। फ्यूल या तो लिक्विड, सॉलिड या ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है। 80% ऑफ द लॉन्च मास ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। 80% इसका फ्यूल पे कंसिस्ट होता है। फॉर इनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटी, अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल।
तो एक टिपिकल रॉकेट तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड फ्यूल कंज्यूम करता है। रॉकेट इजेक्ट द बर्न गैस स्पीड ऑफ ओवर 4,000 मीटर पर सेकेंड पे, इस स्पीड से वो बर्न करता है गैसेस को, ये स्पीड होती है 4,000 मीटर पर सेकेंड। जो प्रॉब्लम ऑफ मैस ये होगा कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सेवरल रॉकेट आर लिंक टुगेदर, इसलिए हमें ज़्यादा सारे रॉकेट को एक दूसरे लिंक करना पड़ेगा। व्हेन वन ऑफ दैम परफॉर्म, इनमें से जब एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा इट्स फंक्शन, दैन इट इज़ डिस्कार्डेड ड्यू टू विच द रॉकेट मैस मूव अप विद ग्रेटर स्पीड। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा ग्रेटर स्पीड के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ। एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट में बच्चे आप देखें कि मैस ऑफ द गैस इजेक्टेड इन टाइम t m प्राइम, और जो वेलोसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू द रॉकेट इज इक्वल टू v, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैस इज इक्वल टू v एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ गैस इज इक्वल टू m प्राइम v, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस इज इक्वल टू m प्राइम v माइनस 0 m प्राइम v। According to Newton's second law of motion, the force exerted on the gas by the rocket is equal to F is equal to m prime v by t is equal to m prime by t v, ये हमारे पास m v के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए where m is the mass of gas ejected per second and the force exerted on the rocket by the gas is F is equal to m a, where m is the instantaneous mass of rocket and a is the acceleration of rocket by Newton third law of motion। तो m a f is equal to m a, m किसका है, मैस है रॉकेट का, और a है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। सो न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m a इज इक्वल टू m b, a हमारे पास इधर ही आ गया है। ठीक है, और ये m b बाई ये हमने m इधर डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वेशन 3। एज द टाइम पासिस, जैसे टाइम पास होगा, द मैस ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो मैस है रॉकेट का वो डिक्रीज हो जाएगा बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, एंड इजेक्शन ऑफ गैस एंड हैंस एक्सेलरेशन इंक्रीज, जो गैस की इजेक्शन है और इसका एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है बच्चे रॉकेट का टॉपिक जो मैंने आपको अभी कंप्लीट करवाया है, ये आपने अच्छे से कंप्लीट करना है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है बच्चे, ये आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं नेक्स्ट देख लेती हूँ कि आपके टॉपिक में क्या रहता है। ये बच्चे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। जैसे चैप्टर नंबर 3 द नेम ऑफ दिस चैप्टर, मैंने इस आपको स्टार्ट किया था मोशन एंड फोर्स। इसमें हम लोगों ने शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो किया है इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताई हैं 3। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको आते हैं, उनको रिमाइंड करें आप। मोमेंटम का टॉपिक मैंने आपको बताया है इम्पल्स, एग्जाम्पल 3.2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जाम्पल 3.3, और इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और एग्जाम्पल 3.5, और ये 3.4 भी बहुत इजी है आपकी, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। 3.6 एग्जाम्पल मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और आज मैंने आपको रॉकेट प्रोपल्शन का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, और साथ में है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपको ये टॉपिक मैंने जैसे इसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसका ये फार्मूला आपने ड्राइव करना है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि डिस्क्राइब द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि उनको डिस्क्राइब करें किस तरह से आपने इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसकी निकाली। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल, ये आप देख लें। एप्लीकेशन ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल में मैंने इसमें रेंजेस का भी आपको इसका बताया है, थोड़ा सा मिसाइल के बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको। ब्लास्टिक मिसाइल्स डिस्क्राइब ब्लास्टिक फ्लाइट, ब्लास्टिक मिसाइल एंड ब्लास्टिक ट्रेजेक्टरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है बच्चे, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है। ब्लास्टिक फ्लाइट में देखिए, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल पुश एंड इज देन अलाउड टू मूव फ्री ड्यू टू इनर्शिया,
जब प्रोजेक्टाइल को हम इनिशियल पुश देंगे, इब्तदाई धक्का देंगे और इसको हम अलाउ करेंगे कि वो फ्रीली मूव करे इनर्शिया की वजह से एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, देन सच अ फ्लाइट इज़ कॉल्ड अ ब्लास्टिक फ़्लाइट। ऐसी फ़्लाइट को हम ब्लास्टिक फ़्लाइट का नाम देंगे। ठीक है बच्चे, ये डेफिनेशन बेसिक पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लास्टिक फ़्लाइट। डिफाइन ब्लास्टिक फ़्लाइट। ब्लास्टिक मिसाइल में देखें, द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज़ कॉल्ड ब्लास्टिक मिसाइल। ये अनपावर्ड होता है और अनगाइडेड होता है मिसाइल, इसको हम ब्लास्टिक मिसाइल का नाम देंगे। ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री मीन द पाथ फॉलोड बाय द ब्लास्टिक मिसाइल इज़ कॉल्ड ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ फॉलो करेगा ब्लास्टिक मिसाइल, इसको हम ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में देखें, ब्लास्टिक मिसाइल मूव ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, a straight line inertial flight along the direction of launch, vertical gravity fall, and the gravity and inertia are responsible for the parabolic path of projectile. इफेक्ट ऑफ inertia, इस पर क्या होगा कि ड्यू टू inertia an object should move straight off in the direction in which it is thrown। जिस डायरेक्शन में इसको थ्रो किया जाता है ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा एट कॉन्स्टेंट स्पीड इक्वल टू इट्स इनिशियल स्पीड, उसी स्पीड के साथ जो उसको इनिशियल स्पीड हम देंगे, पर्टिकुलरली इन एम्प्टी स्पेस। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये होगा कि ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रेट पाथ चेंज इनटू अ कर्व ट्रेजेक्ट्री, तो वो ट्रेजेक्ट्री में इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कर्व फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये है आपका कंप्लीट। तो फॉर अर्थ में देखें कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक एंड फॉर स्फीरिकल अर्थ ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री विल बी एलिप्टिकल, वो एलिप्टिकल फॉर्म होगी। द मेजर एलिमेंट ऑफ वारफेयर इज़ टू शूट द मिसाइल ऑन अ सिलेक्टेड डिस्टेंस स्पॉट। यूज़ ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल ये है कि द ब्लास्टिक मिसाइल आर यूज़फुल ओनली फॉर शॉर्ट रेंज। ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होंगे, और फॉर लार्ज रेंज एंड ग्रेटर प्रिसीजन पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल आर यूज्ड। अगर हमने लार्ज रेंज तक जाना है और ग्रेट प्रिसीजन हमने अचीव करना है तो हमें रिमोट कंट्रोल और पावर्ड मिसाइल यूज़ करने पड़ेंगे। एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रेजेक्ट्रीज द एयर फ्रिक्शन इज़ नॉट नेग्लिजिबल। अगर हमने हाई स्पीड पे जाना है और लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री हमने कवर करना है तो एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड सम टाइम द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज़ मोर देन ग्रेविटी। सम टाइम कि जो हमारी फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन होती है, हवा की जो रगड़ की क़ुव्वत होती है, वो ग्रेविटी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इट्स इफेक्ट बट इट्स बोथ इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, तो ये इफेक्ट करेगी इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को। देयरफॉर वी कैन नॉट निगलेक्ट द एरोडायनामिक फोर्स, तो हम एरोडायनामिक फोर्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ एरोडायनामिक फोर्स क्या है? द एयर फ्रिक्शन क्रिएट डिफ़िकल्टीज फॉर दिस पर्पस, सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नीड अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो हमें बिल्कुल इसको एग्जैक्ट एंगल पे हमें इसको थ्रो करना होगा ताकि हम इस डिफ़िकल्टी को कवर कर सकें। ठीक है बच्चे, ये आपने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखते जो आपने टॉपिक कवर करने, ये हमारी एग्जांपल्स हैं 3.7। चलें 3.7 हम देख लेते हैं, ये आपके शॉर्ट सिलेबस में है। इसमें देखें कि अ बॉल इज़ थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 above the horizon, determine the height to which it rise, the time of flight and the horizontal range। v1x हमें दिया हुआ है vi cos थीटा 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई cos 30, ये एंगल हमें दिया हुआ है तो हम vix निकालेंगे। सिमिलरली viy हम निकालेंगे 30 हमें मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू दी हुई है ये, और एंगल हमें 30 दिया हुआ है, साइन 30 पुट करेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। As you know that students, the value of time of flight is t is equal to 2vi by g sin theta। t यहाँ पे हमने 2 पुट किया, vi हमारे पास 15 है, ठीक है, और g की वैल्यू 9.8 है, ये हमने पुट की तो t हमारे पास 3.1 सेकेंड आया। सेकेंड हाइट का फार्मूला आपको मालूम है, हाइट इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमने हॉरिजॉन्टल रेंज की जो केसेस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, उसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट निकाली है
दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज़ फॉर द फार्मूला ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h इज इक्वल टू वी आई हमारे पास ये देखिए बच्चे 30 मीटर पर सेकेंड है, और साइन स्क्वायर थीटा में हमारे पास की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर हम लेंगे, तो ये देखिए 2 और g की वैल्यू 9.8 है। ठीक है, तो ये हमारे पास h आएगा 11.5 मीटर। अब रेंज आग की तरफ आ जाए, पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर हमने हाइट का फार्मूला पुट करके हाइट निकाली है। अब हमने रेंज निकाली है, रेंज का फार्मूला राइट करेंगे r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। वी आई साइन 30 है, साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने पुट की g इज इक्वल टू 9.8, जैसे दैट इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू 80 मीटर। तो रेंज हमारे पास 80 मीटर आ जाती है। ये एग्जाम्पल 3.7 थी जो हमने करनी है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट बच्चे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें आपने 3.9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल्स इसकी करनी है। अब हम 3.9 पे से स्टार्ट करते हैं। 3.9 में देखें आप बच्चे, आपने जो करना है 3.9, तो 3.9 का क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको बताया है कि डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। ये दिस इज़ द क्वेश्चन 3.9। तो इम्पल्स को मैं बच्चे पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ टाइम फोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। तो इसको हम इम्पल्स का नाम देंगे। I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। As force is the time rate of change of momentum, so F is equal to mvf minus mvi by t। तो F क्रॉस T हमारे पास हो जाएगा mvf minus mvi के इक्वल। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। I is equal to mvf minus mvi F क्रॉस T। So the impulse is equal to the instantaneous change in momentum of the body। इसके इक्वल है ये। ठीक है बच्चे, तो ये आपका 3.9 एग्जाम्पल हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने करना है 3.13 तक। ठीक है, 3.10 हम देख लेते हैं बच्चे। 3.10 में देखें, शो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड system, explain why under certain condition the law is useful even and though the system is not completely isolated। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैंने डिफाइन किया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इम्पल्स ऑफ आइसोलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम भी मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अदरवाइज इट इज़ नॉट वैलिड। तो एप्लीकेशन फॉर नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड system when the effect of external force like frictional and gravitational force is negligible small as compared to the force between the interacting object, then this law becomes applicable। तो ये लॉ उस वक्त हम अप्लाई कर सकेंगे। जी बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास 3.11। 3.11 में देखें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल behave in each case, give reasons for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases। तो ये मैंने डिफरेंस इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का बच्चों डिटेल से आपको बताया था कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व व्हाइल इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व but the total linear momentum and the total energy of the system remains constant in both types of collision। लेकिन जो टोटल मोमेंटम है, टोटल एनर्जी है सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहेगा इन बोथ टाइप्स ऑफ कोलिजन्स में। बिहेवियर ऑफ बाउंसिंग बॉल, इसमें ये है कि व्हेन अ हार्ड बॉल इज़ ड्रॉप इनटू अ मार्बल फ्लोर, जब हम सख्त बॉल के मार्बल फ्लोर पे डालेंगे तो इट बाउंड टू वेरी नियरली द इनिशियल हाइट, इट लॉस निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन विद द फ्लोर, जब वो फ्लोर से टकराएगा, टकराने के बाद बहुत कम एनर्जी लॉस करेगा। देन सच कोलिजन इज़ अप्रोक्सीमेटली एन इलास्टिक कोलिजन, तो ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे। बट इफ़ द बॉल इज़ नॉट एबल टू रीच द इनिशियल हाइट,
अगर बॉडी इस अपने इनिशियल हाइट तक ना पहुंच सके देन देयर इज़ अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सच कोलिजन इज़ कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। तो ऐसे कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे जब ये अपनी इनिशियल हाइट तक ना पहुंच सके। तो सॉलिड रीजंस फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें ये है कि इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बॉल विद फ्लोर, जब बॉल फ्लोर से टकराएगी उसकी रगड़ की वजह से होगी। एंड सेकंड है फ्रिक्शन ऑफ बॉल एंड एयर, जो बॉल और हवा की फ्रिक्शन है उसकी वजह से लॉस होगी एनर्जी। थर्ड है साउंड, जो आवाज़ आएगी जब बॉल फ्लोर से टकराएगी, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस में लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3.12 जो है वो ये है कि बच्चे एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम एंड प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजेंटल। तो ये मैंने आपको बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इनका मैंने डिटेल से बता दिया है आपको। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल में देखिए फुटबॉल किक बाय प्लेयर, जो प्लेयर किक लगाता है फुटबॉल पे, या बॉल थ्रोन बाय क्रिकेटर, मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्च पैड। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट just to hit the ground is called the time of flight. Since the projectile cover no vertical distance after its total time of flight, so s is equal to h is equal to 0 if vi sin theta is the vertical component of initial velocity, then s is equal to that vit plus half it square 0 vi sin theta t minus half gt square। ये इधर हमारे पास आ जाता है हाफ जी टी स्क्वायर और ये हमारे पास इधर, सो टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा, ये इधर आ गया, जी हमारे पास इधर टी से टी कैंसिल, हमारे पास एक टी बचेगा इधर, ये कैंसिल, तो 2vi साइन थीटा बाय जी, तो ये इधर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में देखिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस is called the range of projectile, or if vi cos theta is horizontal component of initial velocity, then range of projectile for the total time of flight can be expressed as r is equal to vi x cross t। putting value we get r is equal to, ये हमने वैल्यूज पुट की तो vi स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा r is equal to vi स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के। ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। मैक्सिमम रेंज में देखें कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज़ 1। साइन 2 थीटा 1 के इक्वल है, 2 थीटा साइन वर्स 1, 2 थीटा 90 है, थीटा इज इक्वल 90 बाई 2 थीटा इज इक्वल टू 45। ये हम इक्वेशन पुट करेंगे, आर इज टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 245 को किया हमने 90 आया, तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 90 बाई जी, तो ये हमारे पास आर मैक्सिमम होगा वी आई स्क्वायर बाई जी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.13, इसमें देखें कि एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट इज इट्स पाथ डज द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड में देखें द स्पीड ऑफ द बॉल इज़ मिनिमम एट इट्स मैक्सिमम हाइट बिकॉज एट दिस पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई ऑफ वेलोसिटीज बिकम ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाएगा। मैक्सिमम स्पीड में देखें द स्पीड ऑफ बॉल इज़ मैक्सिमम एट इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड सेकेंड द पॉइंट जस्ट टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, जब वो हिट करता है ग्राउंड पे वहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चे, ये आपके 3.13 तक मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके शॉर्ट सिलेबस में थे 3.9, 10, 11, 12 और 13, ये आपके बच्चे हो गए हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी मैं आपसे, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जो प्रॉब्लम्स में मैं आपको बता देती हूँ जो आपने करने हैं, वो है 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 और ये आपने करने हैं 3.11, 3.13 और 3.14। ये आप लोगों ने शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने हैं। तो कायम बच्चे आप इनको अच्छे से देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको ये रिपीट करवा दूँगी ताकि आपका ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो सके।
उम्मीद है बच्चे आप लोग अपना लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे और ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट जैसे ही हो जाता है मैं आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने इसका आपका टेस्ट भी लेना है। थैंक्स बच्चे। जैसे ही आप लोग लेक्चर अटेंड कर लें, लेक्चर पहले आप लेक्चर अटेंड करें, आफ्टर व्यूइंग लेक्चर देन सेंड योर अटेंडेंस नेम रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। ऐसे ना क्या करें आप, मतलब लेक्चर अटेंड करते नहीं और अपनी अटेंडेंस भेज देती हैं। पहले आप लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस मेरे पास भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मुझे लेक्चर अटेंड कर लिया है। ये अटेंडेंस ये शो करती है कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, ना कि आप ऐसे ही डेली अपनी अटेंडेंस भेजते रहें। ठीक है बच्चे।